हाँ जी, तो सीए इंटर वाले बच्चों के लिए फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि मैं बुलेट रिवीजन जैसे मैं फेमा एक का लेके आया था वो मैं लेके आऊंगा। बिल्कुल शॉर्ट, बिल्कुल क्रिस्प नोट्स के साथ, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ऐसा मैंने क्यों डिसाइड किया वो जरा ध्यान से सुनिए। ग्रुप 1 वाले बच्चों का जो टेक्स्ट का पेपर है वो है लास्ट पेपर, और जो पहले के 2 पेपर गए हैं वो एडवांस अकाउंट्स, क्योंकि पहली बार इस तरीके से पेपर डिजाइन करके आया था तो मुझे लगता नहीं है बच्चों का 60+ वाला श्योर शॉट के साथ गया होगा। तो फर्स्ट पेपर को 60+ मान ले, ऐसे लाइकली इवेंट मुझे बहुत कम लग रहे हैं। दूसरी चीज, जो आपका लॉ का पेपर है उसमें 60+ आ जाए, ऐसे बहुत रेयर चांसेस होते हैं क्योंकि लॉ में मार्क्स कटते हैं। आ जाएंगे तो और अच्छी बात है। इसलिए जो लास्ट पेपर बचता है वो बचता है आपका टैक्स, और टैक्स में आपको 60+ लाने ही पड़ेंगे, तभी जाके आपका एग्रीगेट ग्रुप निकलेगा। ये बात शायद आप समझ पा रहे होंगे। पहले कॉस्ट रहता था इसमें, जिसमें बच्चे आसानी से एग्जामिशन लाके जो है ग्रुप को निकाल लेते थे। तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए टेक्स्ट पे। मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपके लिए इसमें कैसे हेल्प करूंगा। मैं एक चैप्टर की आपको बुलेट रिवीजन दूंगा। इसके वीडियो पे कितने लाइक्स आते हैं, कितने कमेंट्स आते हैं, क्या आप लोगों को ये चीज हेल्पफुल हो रही है, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच रही है आपके लाइक के थ्रू, तो मैं आगे के सभी चैप्टर्स जीएसटी के आज और कल के दिन में पूरा जीएसटी खत्म कर लेंगे। 3 दिन की स्ट्रेटेजी जो होगी हमारी वो ये होगी कि आज तारीख है 5 और 6 में हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ जीएसटी, और जो 7 और 8 है उसमें करेंगे इनकम टैक्स, और 9 को हम पेपर देने चले जाएंगे। ये है सिंपल सी स्ट्रेटेजी। सारी चीजें मैं खुद कराऊंगा, हर एक चैप्टर खुद कराऊंगा। ऑलरेडी एक वीडियो में डाल चुका हूं, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी अमेंडमेंट लेक्चर्स हैं, जो अमेंडमेंट चैप्टर्स है वो ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो बुलेट रिवीजन का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन आईसीआई के स्टडी मटेरियल का मैं पूरा कराऊंगा, और शॉर्ट देख लेना क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो। शुरू करता हूं मैं कहां से, टाइम ऑफ सप्लाई के बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट से किस तरीके से रिवाइज करना है। टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब ये होता है कि कौन सी ऐसी ओकेजन आएगी, कौन सा ऐसा टाइम आएगा जिसमें लायबिलिटी टू पे जीएसटी अराइज हो जाएगी। 2 सेक्शन इस चैप्टर के अंदर पढ़ाए जाते हैं, सेक्शन 12 और सेक्शन 13। अलग अलग केसेस हैं इसके, फटाफट से आपको बता दो। सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 में आपको बताया जाता है लायबिलिटी टू पे टैक्स शैल अराइज इन द फॉलोइंग केसेस। पहला 12(2) फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज का मतलब ये है, मैं बहुत जल्दी बता देता हूं। सप्लायर गुड्स सप्लाई करता है, रिसिपिएंट को गुड्स मिलते हैं, सप्लायर की रिस्पांसिबिलिटी है आपकी जीएसटी भरने की। रिवर्स चार्ज में उल्टा हो जाता है, सप्लायर गुड्स सप्लाई करता है लेकिन रिसिपिएंट की लायबिलिटी हो जाती है और रिवर्स चार्ज के अंदर जीएसटी भरने की, तो रिसिपिएंट के यहां पर हम टाइम सप्लाई निकालते हैं। नेक्स्ट आपके 12(4), 13(4), 12(5), 13(5), 12(6), 13(6) सेक्शन याद करना बहुत आसान है इस चैप्टर के अंदर। ये सभी एक साथ पढ़ लेंगे, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, गुड्स के लिए एक सर्विस के लिए। बस हमें इफेक्टिवली यहां पर ये 2 सेक्शंस पढ़ने होते हैं। 12(2) है फॉरवर्ड चार्ज गुड्स का, 13(2) है फॉरवर्ड चार्ज सर्विसेज का। ऐसे ही 12(3) है आपका रिवर्स चार्ज किसका, गुड्स का, और 13(3) है आपका रिवर्स चार्ज किसका, सर्विसेज का। तो इसके सेक्शन याद करना बड़े हैं आसान। आ जाते हैं फटाफट से कौन कौन से प्रोविजन है। पहला आता है 12(2). सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपके स्टडी मेट, आपको पहले से आता होगा ऐसा मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, तो फास्ट चल रहा हूं। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अगर आपको निकालना है तो 2 ही रूल है इसके अंदर। पेमेंट को इग्नोर कर देना। 12(2) के अंदर अमेंडमेंट आ चुकी है। अगर कुछ बच्चे पुराने वाले लेक्चर लेके बैठे हैं तो ध्यान रखिएगा। 12(2) में आपको अगर गुड्स वाला केस है तो आपको पेमेंट इग्नोर कर देनी है, एडवांस बेसिस पे टैक्स नहीं लगता है। तो 2 ही डेट बची आपको, डेट ऑफ एक्चुअल इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू, और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस आपको सेक्शन 31 में इनवॉइस चैप्टर में पढ़ाया जाता है। 1-2 प्रोविजन यहां पर भी पढ़ाए जाते हैं। इन 2 में से जो पहले आ जाए, पहले पेमेंट हुआ करती थी लेकिन इग्नोर करते हैं, और रूल भी ये बना, नो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स ऑन केस ऑफ एडवांस पेमेंट, लेकिन सर्विसेज में ऐसा नहीं है। सेक्शन 31 आपको बताता है कि लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होगी। तो उन्होंने बताया अगर गुड्स में, जो गुड्स की सेल है, अगर उसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है तो आप क्या करेंगे, और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो क्या करेंगे। तो अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो जो लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस होगी वो मूवमेंट जो जिस दिन यहां से फैक्ट्री से रिमूव हुआ, और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है इसका मतलब आप उसे असेंबल वगैरह कर रहे हैं तो यहां पर डेट ऑफ रिमूवल जो है वो लास्ट डेट होगा, और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो डेट ऑफ मेकिंग अवेलेबल टू द रिसिपिएंट देयरऑफ, या फिर डेट ऑफ डिलीवरी जिसे बोलते हैं।
इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड ऑन और बिफोर अबाउट डेट। तो ये लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बताता है। 12(3) बताता है आपको किस केस में। 12(3) एक पॉइंट बता दूं आपको कि अगर आपको अबव इवेंट्स एसेटेनेबल नहीं है 12(2) के अंदर, मतलब ना आपको गुड्स का रिमूवल पता चल रहा है ना इनवॉइस, कुछ नहीं पता चल रहा आपको, तो डेट ऑफ एंट्री रिसिपेंट की बुक्स में जब हुई है तब आप इसके अंदर इसका आंसर बता सकते हैं। 12(3) के अंदर आते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, किस केस में? रिवर्स चार्ज के केस में। रिवर्स चार्ज के केस में क्या होता है कि जो रिसिपेंट है वो लायबल होता है टैक्स भरने के लिए। तो रिसिपेंट के यहाँ पर क्या हो रहा होगा? रिसिपेंट के यहाँ पर गुड्स आ रहे होंगे, गुड्स आ रहे होंगे, इसका मतलब क्या है? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। दूसरा, रिसिपेंट और क्या कर रहा होगा? रिसिपेंट पेमेंट कर रहा होगा, तो दूसरी डेट आ गई डेट ऑफ पेमेंट। और नेक्स्ट जो रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे कई सारे कंफ्यूज होते हैं कि बताइए एक में 61st है और एक में 31st है, तो जो हम पहले पढ़ते हैं गुड्स वाला उसमें कम दिन है, जो हम बाद में पढ़ते हैं सर्विसेज वाला उसमें ज्यादा दिन है। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। इनवॉइस क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सप्लायर की इशू करने की, इसलिए जो लॉजिक बना वो ये है कि जैसे ही सप्लायर इनवॉइस इशू कर देगा उसके 31 दिन के अंदर अंदर वाली डेट। तो 3 डेट्स मेरे पास यहां पर आ चुकी हैं। और ध्यान रखिएगा रिवर्स चार्ज में एडवांस बेसिस पे भी लगता है, पेमेंट को इग्नोर नहीं करना है। सिर्फ वो गुड्स के केस में 12(2) में गए हैं, गुड्स के केस में रिवर्स चार्ज में पेमेंट को इग्नोर नहीं करना है। तो 3 रूल आपको पता चल गए, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट मेड बाय द whom रिसिपेंट, एंड नेक्स्ट 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। नेक्स्ट आते हैं डेट ऑफ पेमेंट क्या लेनी है, तो चाहे बैंक में एंट्री हो जाए चाहे बुक्स में एंट्री हो जाए, दोनों में से पहले हो जाए। नेक्स्ट आता है आपका 12(4) और 13(4). 12(4) हो या 13(4) हो, किसके केस में है? वाउचर्स के केस में। वाउचर्स देख लीजिए, जब आपकी कंपनी आपको इशू करती है कि आप इससे कुछ भी आइटम खरीद सकते हैं, अगर कोई भी आइटम खरीद सकते हैं तो वाउचर में पता नहीं चलेगा आप क्या खरीदेंगे, उसमें जीएसटी का रेट क्या होगा। तो जब खरीदेंगे दैट मींस वाउचर्स आर नॉट आइडेंटिफाइबल। अब वाउचर्स अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो जब वाउचर्स को आप रिडीम करेंगे तब आपकी टाइम ऑफ सप्लाई आएगी। और अगर वाउचर्स आइडेंटिफाइबल है, लिखा हुआ है शर्ट कूपन, पेंट कूपन, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर आप जो है वही आपकी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। ये कुछ एग्जांपल वहां पर दिए हुए हैं कि अगर आपको फूड पास मिला है जिसमें आप कोई भी फूड आइटम खरीद सकते हो जिसमें सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है, इसलिए डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। और अगर पहले से ही लिखा हुआ है जैसे शर्ट कूपन है तो इस केस में शर्ट ही परचेज की जा सकती है कूपन से, सप्लाई आइडेंटिफाइबल है, इसलिए जिस समय इशू कर रहे थे शर्ट को वाउचर को उसी समय आपकी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। रेजिडरी सेक्शन ये कहता है कि भाई साहब अगर मान लीजिए इन किसी भी सेक्शन से यानी कि 12, 2, 3, 4 किसी तरीके से भी अगर आप ना निकलवा पाओ तो क्या करेंगे, या फिर 13, 2, 3, 4 से अगर आप ना निकलवा पाओ तो 12, 5 और 13, 5 आपको बता दें रेजिडरी सेक्शन है, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। उसका मैं का मतलब ये है कि ये देखिए कि क्या वो पीरियोडिक रिटर्न फाइल करता है और पीरियोडिक रिटर्न फाइल नहीं करता है। अगर वो पीरियोडिक रिटर्न फाइल करता है तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग पीरियोडिक रिटर्न, और अगर पीरियोडिक रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उस केस में पेमेंट जो डिजिट टैक्स की पेमेंट होगी वही आपकी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। फिर आते हैं हम 12, 6 और 13, 6 आईपीएल। आईपीएल वर्ड का मतलब होता है इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फीस। खास बात इनकी ये होती है कि अगर आपको इंटरेस्ट या पेनल्टी या लेट फीस जिस दिन मिलेगी उसी दिन आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। अगर ऐसा होना हो कि मान लीजिए 10,000 रुपए का मुझे इंटरेस्ट मिलना है, मैंने कहा भाई साहब 10,000 मत दो, आप 6,000 दे दो, 4,000 रहने दो, तो जो 6,000 है सिर्फ उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा। दूसरा केस, अगर मैंने कहा 10,000 दो ही मत, तो क्या होगा, पूरी पेमेंट मैंने वेव ऑफ कर दी तो क्या होगा, तो टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा ही नहीं उस केस में। यहां खत्म होते हैं हमारे गुड्स और 13, 4, 5, 6 से रिलेटेड प्रोविजन। अब आते हैं टाइम ऑफ सप्लाई किस केस में, सर्विस में। बस हमें कौन सा पढ़ना है, 13(2) और 13(3) पढ़ना है, क्योंकि 4, 5, 6 वाउचर्स, रेजिडरी सेक्शन, ये सारी चीजें बिल्कुल सेम है। तो टाइम ऑफ सप्लाई आते हैं सर्विसेज के केस में। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर्विसेज के केस में भी क्या पेमेंट को इग्नोर करना है, आंसर इज नो। तो प्रोविजन ये आता है कि कुछ टाइम लिमिट दी गई है इनवॉइस को इशू करने की। जैसे ही आपकी सर्विस कंप्लीट हो जाए उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इशू कर देना है। अगर आपने 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू किया है, इसका मतलब यह है कि आपकी इनवॉइस की डेट काम की है। और अगर 30 दिन के इनवॉइस इशू नहीं हुआ है तो इनवॉइस की डेट काम की नहीं है। जब इनवॉइस की डेट काम की होगी तो इनवॉइस की डेट को निकालेंगे और पेमेंट देखेंगे व्हिचएवर इज अर्लियर। जब इनवॉइस समय से इशू नहीं हुआ है, इसका मतलब इनवॉइस मेरे काम की डेट नहीं है, तो कंप्लीशन ऑफ सर्विस वाली डेट लेके मैं कंपेयर करूंगा डेट ऑफ पेमेंट से, तो व्हिचएवर इज अर्लियर हो जाएगा। तो देखिए, इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन टाइम का मतलब विद इन 30 डेज, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और पेमेंट को कंपेयर करेंगे। और अगर इनवॉइस टाइम से इशू नहीं हुआ है तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। ध्यान से पढ़िएगा इस वाले प्रोविजन को, क्वेश्चन कराते समय और ध्यान से पढ़ाऊंगा। यहां पर इन्होंने बताया कि टाइम लिमिट क्या है इनवॉइस इशू करने की, सेक्शन 31 के अंदर, जो इनवॉइस चैप्टर के अंदर भी पढ़ाया जाता है, वो ये है कि विद इन 30 डेज आपको इनवॉइस कंप्लीशन ऑफ सर्विस से इशू कर देना चाहिए। थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूं, आपको मेरे ख्याल से फास्ट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो विद इन 30 डेज की जगह चेंज हो जाएंगे आपके 45 डेज में। अगर कौन कौन सा केस होगा तो जरा ध्यान से देखिएगा। बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योर, नॉन बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन केसेस में अगर आपका आएगा तो आपका 30 डेज को रिप्लेस कर देंगे 45 डेज। नेक्स्ट आते हैं, उन्होंने कहा अच्छा अगर टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाइबल ना किया जाए, ऐसा आपने गुड्स में बताया था 12(2) के अंदर, तो ऐसा ही 13(2) के अंदर भी है।
अगर टाइम ऑफ सप्लाई तुमसे आइडेंटिफाइबल ना हो रहा हो तो सप्लाई रिसिपिएंट से पूछ लेना अपने वहां पर उसने बुक्स में एंट्री कब की है, बस बात खत्म। एक्सेस अकाउंट अगर आपको मिल जाए सर्विसेज के केस में, तो उन्होंने कहा जैसे एयरटेल वोडाफोन वगैरह की इसकी थोड़ी बहुत आगे छोटी मोटी पेमेंट अगर हमने कर दी सर्विस के केस में तो क्या होगा, तो 1000 तक की अमाउंट में जो एक्सेस अमाउंट हमें मिली है वो कंपनी के पास ऑप्शन देते हैं हम कि तुम जो है एडवांस बेसिस पे मत भरो, इनवॉइस के रूल्स के हिसाब से, मतलब जो नॉर्मल रूल्स होते हैं हमारे 12-13-2 वाले उसके हिसाब से जब इनवॉइस इशू करोगे तब कर देना। लेकिन अगर आपका 1000 से लेके ऊपर अमाउंट चला गया तो वो तो एडवांस बेसिस पे ही टैक्स होगा। तो छोटा सा एग्जांपल मान लीजिए बिल बनता है 1,49,000 का या 1,45,000 का, उसने 1,50,000 कर दी तो 5,000 एक्स्ट्रा आ गए तो क्या करेंगे, तो भाई एडवांस 5,000 पे अभी टैक्स लगेंगे। क्वेश्चन कराऊंगा भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ रिवर्सल, सिर्फ 2 पॉइंट है इसके अंदर। गुड्स के अंदर 3 केस थे, कौन कौन से केस जरा ध्यान से सुनिए। गुड्स मेरे पास आ रही है, पेमेंट मैं कर रहा हूं, इनवॉइस वो इशू करेगा उससे 31 दिन, तो ये 3 पॉइंट थे। अब मेरे पास सर्विसेज तो फिजिकली आएंगे नहीं, तो सर्विसेज रिसिपेंट वाला पॉइंट हट गया, तो कौन सा पॉइंट बचा, एक तो पेमेंट वाला पॉइंट बचा। क्या पेमेंट वाला पॉइंट है, आंसर इज यस। फिर बचा 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, मैंने कहा तो वो जो रिवर्स चार्ज है गुड्स वाला उसमें 31st है और बस यहां पर 61st है और कोई भी इशू वाली बात नहीं है। ये लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस नहीं है, एक्चुअल डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है बाय द सप्लायर। डेट ऑफ पेमेंट कौन सी लेनी है, वही रिसिपेंट के यहां पर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री हो जाए या बैंक में पहले एंट्री हो जाए। एसोसिएटेड एंटरप्राइज का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें जो मेन एंटरप्राइज है वो बाहर है और इंडिया में उसका एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, तो कैसे निकालेंगे भाई, बुक्स में एंट्री करवा लो उससे या पेमेंट कर दो। इंडिया के अंदर जो वाला व्यक्ति है व्हिचएवर इज अर्लियर इसके अंदर हो जाएगा और यहां पर आकर इसके सभी प्रोविजन जो है मेरे हिसाब से हो जाते हैं खत्म। बहुत जल्दी प्रोविजन हमने खत्म कर लिया, लेकिन खाली अगर प्रोविजन में बनाओ तो मेरे ख्याल से 10-15 मिनट भी नहीं हुए होंगे और हमने पूरे प्रोविजन इसके अंदर खत्म कर लिए। लेकिन मुझे आपको पूरे प्रोविजन ही नहीं, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा स्टडी मटेरियल का, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा आपके लिए। ये देखिए फटाफट से, जैसे एक व्यक्ति की मैंने वीडियो दी, महादेव की कृपा से मैं 1-2 लाइक के लिए नहीं आया हूँ, ये वो इसी तरीके से समझ लीजिएगा। मैं भी अंदर बहुत गुस्से से बोल रहा हूँ कि भाई साहब यहाँ तक वीडियो देख ली तो लाइक वगैरह कर देना और कमेंट में तारीफ करना कि हाँ जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है और आपके काम की चीज सच में अगर हो रही है तो कमेंट करना। तो मैं इतनी मेहनत करूंगा, मतलब आपके पेपर की पूरी जीएसटी की तैयारी कराऊंगा, कोशिश करूंगा इनकम टैक्स की भी तैयारी कराऊं, लेकिन रिस्पॉन्स के ऊपर है, रिस्पॉन्स बढ़िया आएगा तो भाई साहब आपको बजा ही आ जाएगा। फिर आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 पर, देखिए मशीन हैज टू बी सप्लाइड एट साइट। सबसे पहली चीज मशीन क्या है, गुड्स है या सर्विस है, सीधा सिंपल सवाल। तो मशीन क्या है हमारी, गुड्स, सप्लाई की जाएगी साइट पे, इसका मतलब रिमूवल नहीं है, सीधा सीधा साइट पे भेज देंगे। इट इज डन बाय सोर्सिंग वेरियस कंपोनेंट्स, मतलब वेरियस कंपोनेंट मतलब बाहर से आएंगे, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो फिर 17 सितंबर को क्या हुआ, एक ऑर्डर पास किया गया, एडवांस दिया गया 50,000 का। आपको लालच दे रहा है, लालच आ रहा है, लपो लपो करना नहीं है, लेकिन आपको एडवांस पेमेंट है, ध्यान रखना। मैंने कौन से वाले केस में कहा था, गुड्स वाले केस में एडवांस पेमेंट को इग्नोर करना है, मतलब 12(2) वाला प्रोविजन यहां पर लग रहा है और आपको एडवांस को इग्नोर करना है, बहुत बढ़िया बात है। आगे चलते हैं, मशीन कितने की थी, 12 लाख की, एंड एंट्री ड्यूली मेड इन द सेलर बुक्स ऑफ अकाउंट। मुझे क्या करना है इस पहले पूरे ट्रांजैक्शन से, कुछ भी नहीं, सिंपली इग्नोर करना है। जैसे आपने पेपर सर पे आते गए 1 महीने तक इग्नोर करते तुमने डेट शीट के बाद भी। 20 अक्टूबर को क्या हुआ, मशीन को असेंबल कर दिया गया। भाई साहब मैंने कहा मूवमेंट इन्वॉल्व होती तो रिमूवल की डेट से देखता, और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो जब वहां असेंबल हो जाए, जब डिलीवरी हो जाए। मैंने कहा डिलीवरी हो गई, दिस इज द लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। मैंने कहा अच्छा इनवॉइस कब दिया तुमने, 23 अक्टूबर को, 3 दिन बाद तुमने इनवॉइस इशू किया। 12(2) क्या कहता था, लास्ट डेट ऑफ इशू इनवॉइस या फिर आपकी एक्चुअल डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, व्हिचएवर इज अर्लियर। तो लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 एंड सेक्शन 31, रेड विद सेक्शन 31। तो 20 अक्टूबर आंसर होना चाहिए। पूरी अंग्रेजी पढ़ने के बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर आंसर क्या होगा, 20 अक्टूबर। आई होप बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं, गैस सप्लाई की है पाइपलाइन में, कंटिन्यूस सप्लाई का केस है, 3 महीने के अंदर। जो इनवॉइस चैप्टर पढ़ते हैं वो बच्चे जानते होंगे। सप्लाई टू बी मेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, मंथली पेमेंट आर टू बी मेड। अब यहां पर पीरियोडिक पेमेंट हो या पीरियोडिक रिसिपेंट हो, दोनों में से जो आ जाए उसमें से पहला हम कर देते हैं। तो यहां पर पेमेंट में की जा रही है रिसिपेंट को इन डेट्स पे। तो जिन जिन डेट्स पे पेमेंट की जा रही है, तो पीरियोडिक स्टेटमेंट इशू किए जाए या पेमेंट की जाए, उसी के हिसाब से हम निकालते हैं। तो जो डेट्स हैं उसी के हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपको बेहतर समझता आएगा जब आप कौन सा वाला चैप्टर कर लेंगे, जब आप इनवॉइस वाला चैप्टर कर लेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 3, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। सप्लायर इनवॉइस गुड्स, मतलब गुड्स वाला केस है, मतलब सेक्शन कौन सा चलेगा यहां पर, सेक्शन चलेगा 12। आगे चलते हैं, कौन से बेसिस पे, रिवर्स चार्ज बेसिस पे। 12 अगर चलेगा तो 12 किसके साथ चलेगा, 12 चलेगा 13 के साथ, ठीक है। आगे चलते हैं, उन्होंने कहा अच्छा यहां पर चीजें लिखी हुई हैं, एक बार मैं देख लेता हूं। 30 डेज ऑफ डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस से इलैप्स हो रहे हैं, वो है 3 जून को। 30 डे कह रहा है, ये 30 डे जो है ये क्या है, ये जुमला है, आपको फंसाना चाहता है क्वेश्चन, तो आप फंसेंगे नहीं। उन्होंने कहा भाई साहब अगर 30 डे कौन से दिन 3 जून को हो रहा है तो हम 31st डे निकालेंगे, तो कौन सी जून को निकलेगा,
4 जून को, एक दिन बाद निकलेगा, ठीक है। ब्रिज कंपनी को रिसीव हुए हैं गुड्स। मैंने कहा अच्छा अगर 12/3 हो रहा है, पहले प्रोविजन तो बताओ। मैंने कहा देखना जरा ध्यान से, रिवर्स चार्ज में क्या होगा, रिसिपेंट के पास गुड्स आएंगे, पेमेंट जाएगी और 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो देखो जरा ध्यान से, ये सप्लायर ने इनवॉइस की है इसलिए 31st डे निकाला गया और 31st डे आया 4 जून। अगला मुझे क्या चाहिए, अगला मुझे चाहिए कि मेरे पास गुड्स आ जाए और मैं पेमेंट कर दूं। गुड्स कब आए, 12 मई को, पेमेंट कब की, 30 मई को, 4 जून को क्या हुए, 4 जून को 31st डे। अब इनमें से लीस्ट ऑफ द मतलब अर्लीस्ट देखना है आपको, तो अर्लीस्ट कौन सी डेट हुई, 12 मई जो है वो अर्लियर है। डेट और मंथ दोनों ध्यान से देखने हैं। मैंने कई बार बच्चों को देता है, बिल्कुल समझ निकालते हैं, लेकिन ये उन्हें ऐसा लगता है 4 तारीख पहले आई है। भाई साहब 4 जून में है, मई 12 में है, तो ध्यान रखना 12 मई जो है इसका आंसर होगा। चेक कर लेते हैं, 12 मई आपका टाइम ऑफ सप्लाई है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको। आगे चलते हैं। सप्लाई फिर से निकालना है आपको। सप्लायर इनवॉइस गुड्स, गुड्स का ही केस है, रिवर्स चार्ज का ही केस है। उसने फिर से कहा 30 दिन जो है इलैप्स हो रहे हैं 3 जून को। मैंने कहा हमने पहले ही निकाल लिया था 4 जून को। इस बार उसने कहा कि गुड्स रिसीव हुए हैं हमें 12 जून को और पेमेंट मिली है 3 जून को। अब हम कंपैरिजन कैसे करें, तो हमें 3 चीजों में फिर से रिवर्स चार्ज वाला केस है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट एंड 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, तीनों हमने निकाल लिए। इन तीनों में से जो पहले आ जाए। अब फिर से आपको लगेगा कि 3 तारीख आंसर है, 3 तारीख आंसर नहीं है, 4 जून है, 3 आ रही है जुलाई में। देख लेना, मंथ पे ध्यान देना, कई सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो आंसर जो है आपका 4 जून आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, आगे 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 बढ़े हम, बड़े बड़े बड़े, चलो चलो चलो, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जल्दी चलो भाई। ये रहा, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में क्या है, बुकिंग कर रहे हैं कन्वेंशनल हॉल की। क्या कन्वेंशनल हॉल की बुकिंग करके उसे खा जाते हो, क्या वो गुड्स है, आंसर इज नो। वो क्या है, सर्विसेज है। सर्विसेज के केस में हमने एग्री किया कि भाई साहब 15,000 वाली बात है। मैंने कहा सर्विसेज के केस में जरा पेमेंट इग्नोर करके दिखाना, तो वो कह रहे नहीं पेमेंट इग्नोर नहीं करेंगे। उनका एडवांस दिया है 3,000 को, शूट एट साइट, बस 12/2 को छोड़ के जहां एडवांस वर्ड दिख जाए। एडवांस का मतलब होता है बिल, इनवॉइस, कोई कंप्लीशन ऑफ सर्विस, कोई गुड, सबसे पहले तुम्हें पैसे मिल गए। मैंने कहा 3,000 तुम जरा इधर आ जाओ, 6 तारीख को तुम्हारा हम टाइम ऑफ सप्लाई निकाल देते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ 3,000 ओनली। बस अभी के लिए इतना। मैंने कहा सेक्शन 13 कौन सा वाला चल रहा है, सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 चल रहा है। मैंने कहा कहता क्या है वो, कंप्लीशन ऑफ सर्विस से देखना जरा 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू हुआ है तो इनवॉइस की डेट को पकड़ना और पेमेंट से कंपेयर करना। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा देखता हूं काम कब हुआ है, फंक्शन हेल्ड हुआ है कब, 15 सितंबर को। ध्यान से समझना, इनवॉइस कब इशू हुआ है, 15 सितंबर और 27 अक्टूबर। क्या ये विद इन 30 डेज है? जितनी मैथ मुझे आती है ये विद इन 30 डेज नहीं है। इसका मतलब कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और जो 3,000 की एडवांस मिली है वो मुझे पहले मिल गई है, तो 6 मई 3,000 के लिए आंसर होगा। और जो बाकी का पेमेंट मुझे मिला है वो 12 तारीख को मिला है। ये मेरे काम की डेट नहीं है क्योंकि ये डिले इनवॉइस हुआ, तो इनवॉइस की डेट मेरे काम की डेट नहीं है। अब मुझे नेक्स्ट पेमेंट देखनी है कब मिली है, तो 3 नवंबर को मुझे नेक्स्ट पेमेंट मिली है, जबकि कंप्लीशन ऑफ सर्विस 15 सितंबर को हो गया था। तो जो बैलेंस अमाउंट है 12,000 के लिए जो आंसर होगा वो होगा 15 सितंबर, और 3,000 के लिए आंसर होगा 6 मई। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। उन्होंने कहा 3,000 के लिए 6 मई और 12,000 के लिए 15 सितंबर। आई होप बिल्कुल समझ में आ गया। कोई प्रेजेंटेशन वगैरह बहुत ज्यादा चीज नहीं है। अगर आपको सेक्शन पहचान लिया आपने, अगर आपने सेक्शन पहचान लिया है तो भाई साहब उसका प्रोविजन लिखिए, इन द गिवन केस कौन कौन सी डेट आ रही है और बता दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 मैंने पहचान लिया है, एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। इतनी बात लिखिए, प्रोविजन लिखिए, इन द गिवन केस कंक्लूजन, बात खत्म। कुछ भी बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन ने शो किया था, एबीसी ने सर्विसेज का कुछ काम किया था। अच्छा, क्लीनिंग एंड रिपेयर्स का ऑफ द टैंक्स, ठीक है, ऑफ अपार्टमेंट ओनर। एसोसिएशन शोड अ पेमेंट ऑफ 4 अप्रैल टू देम अगेंस्ट द वर्क टू बी डिस्क्रिप्शन, डेट्स ऑफ द आर नॉट क्लियर। मैंने आपको बताया था, देखो सर्विस का केस है तो इसका मतलब कौन सा वाला केस लग रहा है, 13(2). रिवर्स चार्ज नहीं है, मतलब सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, तो 13(2) लग रहा है। और उसमें क्या 13(2) और 12(2) में दोनों में बताया गया कि इफ द इवेंट्स आर नॉट एसेटेनेबल, तो जब आपने एंट्री की होगी तो एंट्री कब हुई है, 4 अप्रैल को, तो वही आंसर होगा। तो सेक्शन भी पता होने चाहिए। अगर आपको क्लियर नहीं है ये सारी चीज कब हो रही है तो क्या करना पड़ेगा, तो रिसिपेंट की बुक में जब भी एंट्री शो करेगी तो 4 अप्रैल इसका आंसर होगा। आई होप बिल्कुल क्लियर है, कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं आ रही होगी। आगे आगे चलते हैं, कहाँ पहुंच गया मैं, एक सेकेंड, थोड़ा ज़्यादा आगे निकल गया मैं। कहाँ तक आ गया था मैं, कहाँ तक आ गया था? क्या मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 6 करा दी थी आपको? मैं चेक कर लेता हूँ। यस, इलस्ट्रेशन नंबर 6 करा दी थी। अगली इलस्ट्रेशन पे आता हूँ मैं, इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द गिवन कोर्स है, अज्यूमिंग दैट सर्विसेज बीइंग टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। ऊपर मैंने सेक्शन लिखा हुआ है, सेक्शन 13 सबसेक्शन 3। क्या कहता है, बस 2 बातें। सर्विसेज का केस है तो जरा ध्यान से सुनना, डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू में बस 2 बातें कहता है सर्विस, क्योंकि सर्विसेज दिखती नहीं है आती हुई। तो मैंने कहा यहां पर क्या हो रहा है, उसने कहा सप्लायर ने इनवॉइस किया है गुड्स। मैंने कहा इनवॉइस की डेट पकड़ो, उससे 61st डे निकाल दो। जब May 4 में आपने 61st डे
निकाला तो आंसर आएगा 4 जुलाई। मैंने कहा अच्छा फिर पेमेंट से कंपेयर करो, पेमेंट कब हो रही है 21 तारीख को, 21 अगस्त को, जुलाई पहले आता है तो 4 जुलाई जो है आपका आंसर हो जाएगा। इस वाले केस में प्रोविजन लिखना है और आंसर लिखना है। नेक्स्ट आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 88 पे, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। क्या कहते हैं, जर्मन कंपनी ने इनमें इशू किया है एसोसिएटेड एंटरप्राइज में। क्या मैंने बताया था कि कंपनी बाहर होगी एसोसिएटेड एंटरप्राइज यहाँ पर, तो क्या करना पड़ेगा भाई साहब, देखना पड़ेगा कब उसने एंट्री की है, कब पेमेंट की है। अच्छा, टेक्निकल सर्विसेज ने विच हैज बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, 1 मई को बुक्स में रिकॉर्ड कर ली और जुलाई में जाके क्या है पेमेंट ट्रांसफर हो गई। तो पहले कौन सी बात हुई, 1 मई वाली, जब आपने बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड की तो बस बात खत्म हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 8 तक मैंने कर दिया है यहाँ पर खत्म। अब मैं आगे चला और ये लो सारे इलस्ट्रेशन खत्म। बताओ, चुन्नू से चैप्टर है, फ्री के मार्क्स से, अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो मान के चलिएगा भगवान कृष्ण का प्रसाद है और आपने ग्रहण नहीं किया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, 6 महीने बाद ग्रहण करना पड़ जाएगा। पहले क्वेश्चन में आते हैं, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। कह रहे टाइम ऑफ सप्लाई का सिग्निफिकेंस बताओ। बिल्कुल भद्दा क्वेश्चन, कह रहे हम क्यों बताएं भाई साहब, हमारे सिलेबस में हम पढ़ लेंगे, छोड़ दो इसको। हालांकि हम बता सकते हैं कि लायबिलिटी टू पे टैक्स जो है अराइज होती है इसी डेट पे, इसलिए हम बता सकते हैं, आंसर पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। जीएसटी पेबल हो जाता है एडवांस रिसीप पे, चाहे वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो चाहे वो सप्लाई ऑफ सर्विस हो। क्या तुम पगला गए हो, आंसर इज यस। गुड्स के केस में ये बात गलत है, सर्विसेज के केस में ये बात सही है 200%, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस अज्यूमिंग जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। मैंने कहा भाई साहब रिवर्स चार्ज तक तो सही है, लेकिन मुझे बताना जरा गुड्स का केस है या सर्विस का केस है। अगर गुड्स का केस हुआ तो मैं लगाऊंगा 12(3), अगर सर्विस का केस हुआ तो मैं लगाऊंगा 13(3). सेक्शन याद करना आपकी जिम्मेदारी है, तभी मार्क्स मिलेंगे। आगे उन्होंने कहा गुड्स तो दिख रहा है, तो गुड्स का मतलब कौन सा है 12(3) रिवर्स चार्ज। अब रिवर्स चार्ज 12(3) में फिर से प्रोविजन पे आ जाओ जरा 2 मिनट के अंदर। रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट एंड 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। मुझे क्या क्या मिल जाए, उसने कहा रिसिप्ट ऑफ गुड्स मिल गई, सब कुछ निकाल के दिया हुआ है। उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट और रिसिपेंट ऑफ गुड्स, ये भी पॉइंट निकालो। अब मुझे क्या चाहिए, मैंने कहा तुम बस इनवॉइस बता दो। उसने कहा ये लो इनवॉइस, लेकिन ध्यान रखना इनवॉइस की डेट मेरे काम की डेट नहीं है, आपको इस इनवॉइस में कौन सा डे निकालना है, 31st डे। मैंने यहाँ पर फॉर्चुनेटली निकाल के रखा हुआ है। अब चेक करते हैं आंसर। मैंने कहा 3 डेट मेरे पास होनी चाहिए, इन तीनों में से पहले जो इनवॉइस की डेट है ये मेरे काम की डेट नहीं है। इसमें जब मैं 31 दिन ऐड कर दूंगा, और अगर ये सर्विस का केस होता तो इसमें 61st डे ऐड करता। क्योंकि ये गुड्स का केस है तो मैंने इसमें 31st डे ऐड कर दिया है। 31st डे जो है मेरा आ रहा है 31 जुलाई, पता नहीं कौन सी जुलाई लिखा हुआ है मैंने, 31 जुलाई इसके अंदर आ रहा है। तो आंसर क्या होगा, 1 जुलाई को गुड्स मिले, 10 अगस्त को पेमेंट मिली, और जो 31st डे है वो 31 जुलाई को हो रहा है। तो पहला कौन सा आया, 1 जुलाई, मतलब विचएवर इज अर्लियर। 5वीं क्लास का बच्चा सॉल्व कर देगा इसको। 1 जुलाई को मुझे गुड्स मिले, 25 जून को मतलब पहले ही पेमेंट मिल गई, और बाद में जाके 31 जुलाई ये तो आ ही रहा है जो 31st डे हम निकाल रहे हैं। क्या 1 तारीख पहले आती है 25 तारीख, तो सबको पता है 1 तारीख, लेकिन ध्यान रखना ये जून के अंदर है। क्या मैं बोल दूं एक तरीके से रिसिप्ट ऑफ गुड्स वाला सबसे पहले आ रहा है, आंसर इज यस। तो यही आपका क्या टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। जुलाई 1 को क्या हुआ, पार्ट पेमेंट। जुलाई 1 को तो हमें क्या मिला, जुलाई 1 को तो हमें गुड्स मिली, इस दिन तो पेमेंट हो रही है। पार्ट पेमेंट जो है हमें जून 30 को मिली। जून 30 क्या 1 जुलाई से पहले आ रहा है, और ये तो 31 जुलाई पे जा ही रहा है, नालायक, ठीक है। तो अगर मैं जून 30 की पार्ट पेमेंट की बात करूं तो क्या वो एडवांस पेमेंट है, आंसर इज यस। तो अगर जो पहली पेमेंट आई है वो तो जून 30 को, यानी कि जिस दिन पेमेंट आई है उसी दिन मानूंगा। मैंने कहा बाकी की अमाउंट कहां गई, तो बैलेंस अमाउंट तुमने जुलाई 20 को पे की थी, जबकि गुड्स तुम्हारे पास 1 जुलाई को आ गए, तो वो तो 31 जुलाई, उसे भूल ही जाओ। तो 1 जुलाई या 20 जुलाई, पहले कौन सा है, उसने कहा 1 जुलाई। तो 1 जुलाई जो है आपका सेकंड पार्ट पेमेंट के लिए 1 जुलाई इसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। आगे चलते हैं, 5 जुलाई को मुझे गुड्स मिले। मैंने कहा पेमेंट बताओ। पेमेंट जो है बुक्स में एंटर की गई 28 जून को, और यहाँ पर 30 जून को। तो मैंने कहा भाई साहब पेमेंट विच एवर इज अर्लियर देते। तो मुझे मेरे पास गुड्स आ गई है 5 जुलाई को, पेमेंट आ गई है जून 28 को, ध्यान रखना। उसके बाद 31 जून में ऐड करेंगे तो 2 जुलाई आ जाएगा, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन सभी में सबसे पहले कौन आ रहा है, ये एडवांस पेमेंट का केस है, सबसे पहले इसी पर लगाएंगे। तो जून 28 जो है इसका आंसर होने वाला है। आप एक बार क्रॉस चेक करिएगा सभी आंसर को। फिर पहली तारीख को मुझे फिर से गुड्स रिसीव हो गए, इसमें तो उसने कोई बदला ही नहीं। पेमेंट एंटर हुई 30 जून को, रिसिपेंट के यहां पर 26 जून को, ध्यान रखना बैंक अकाउंट में 26 जून को, तो 26 जून पहले आएगा। अब मैं देखूंगा 1 जुलाई, 26 जून या 29 तारीख के बाद कौन सा है, तो 31 जुलाई। तो इसमें जब मैं 31 डे ऐड करूंगा तो वो 31 जुलाई आएगा, ऐसा लिखा हुआ है। 30 जुलाई है या 31 जुलाई, एक बार आप कंप्यूट करके रख लेना। हालांकि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा आंसर तो जून जो है 26 ही है, यही इसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। अब देखते हैं 1 अगस्त को मेरे पास क्या आए, 1 अगस्त को मेरे पास गुड्स आए, 10 तारीख को मेरे पास पेमेंट आई, और जून में 31 दिन जब ऐड किए तो आता है 30 जुलाई आ रहा है। जून वाला 30 है, ये 31 नहीं है, 30 तारीख है। एक बार आप भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 29 जून वाली जितनी भी डेट है वो 30 तारीख है, 30 तारीख है, 30 तारीख, तो 30 जुलाई इसमें आ रहा है, जून 29 में ऐड करके। अब मुझे दिखाओ
अगस्त में गुड्स आए, अगस्त में पेमेंट आई, लेकिन जुलाई जो 30 जुलाई जो मेरा डेट आ रही है वो 31 डे उससे पहले आ रही है, तो आंसर क्या होगा 30 जुलाई। तो आप भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा डेज वाले बात। अब आते हैं आगे, उनका टाइम ऑफ सप्लाई निकाल के दिखाओ अगर जीएसटी में गुड्स पे किए जा रहे हैं यहाँ पर रिवर्स चार्ज में। अच्छा है कौन सा, सर्विसेज का केस। सर्विसेज का केस गुड्स से छोटा केस है। गुड्स आते हुए दिखाई देते हैं, जैसे परेशानी आते हुए दिखाई नहीं देती, ऐसे ही सर्विसेज आते हुए दिखाई नहीं देती। जैसे पेपर आ गए आपके, अब देखो 13(3) इसके अंदर मैं लगा दूंगा। 33 में बस दो बातें कहते कह रहे भाई साहब डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो उन्होंने मुझे क्या दिया होगा, उन्होंने मुझे रिसिप्ट दी है, पेमेंट दी है और इनवॉइस की डेट दी है। बस मुझे क्या करना है, इसमें 61st डे ऐड करना है। तो 29 जून में अगर आप 61st डे ऐड करोगे तो आएगा 29 अगस्त। 29 अगस्त और 10 अगस्त विचएवर इज अर्लियर, तो आंसर क्या आया 10 अगस्त। फिर से अगर जून 1 में ऐड करूं तो आंसर आता है 1-10। 1 अगस्त को 10 अगस्त से काउंट करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 10 अगस्त। उसके बाद जून 29 में काउंट करूंगा, फिर से आ जाएगा मेरा कौन सा 29 अगस्त। और उनका पार्ट पेमेंट मिली है जून 30 को, ये आया है 29 अगस्त। तो आंसर क्या हो जाएगा जून 30 फॉर द एडवांस पेमेंट आगे। और बाकी की पेमेंट मिली है सितंबर में, जबकि मेरी 61st डे कब आ रही है 29 अगस्त को। तो जो नेक्स्ट पार्ट पेमेंट के लिए आंसर आएगा, तो ये जो एडवांस के लिए है वो 30 जून होगा और जो बैलेंस के लिए है वो 29 अगस्त होगा। आई होप बिल्कुल सिंपल है और आपको आसानी से समझ में आएगा। उन्होंने कहा पेमेंट एंटर की है बुक्स में जून 28 को और 30 जून को मेरे बैंक में हुई है। तो मैंने कहा पहले तो यही हुई है, और जून 1 वाली जो डेट है 61st डे वो 1 अगस्त है। तो जून पहले आया, अगस्त पहले आया, जून पहले आया, तो आंसर क्या होगा 28 जून। आगे चलते हैं। पेमेंट हुई है एंटर बुक में 30 जून को, लेकिन ध्यान रखना बैंक में पहले हो गई थी 26 को। डेट निकाली तो 29 अगस्त है, तो जून पहले आता है तो जून जो 26 है वही इसका आंसर होगा। और इंग्लिश में कंफ्यूज मत हो जाना, बस अपने प्रोविजन को पकड़ के रखना। 12(2) है, 12(3) है, 13(2) है, 13(3) है, उसमें क्या बातें कही गई हैं। आगे चलते हैं। ये जीटीए का क्वेश्चन है और जिन बच्चों ने चार्ज पढ़ा हुआ है उन्हें पता होगा जीटीए के अंदर क्या लगता है रिवर्स चार्ज। जब भी जीटीए के अंदर रिवर्स चार्ज लगेगा तो क्या होगा, 13(3) सर्विसेज देते हैं हमारी जीटीए। 13(3) में मुझे दो ही बातें पता करनी है। क्या बातें पता करनी है बताओ, 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, बिल्कुल सही बात है। और डेट ऑफ पेमेंट मैंने कहा अच्छा चेक करता हूं। एक कंसाइनमेंट देना था 17 जून को और एडवांस पेमेंट कर दी ट्रांसपोर्ट की 17 जून को ही। हाउएवर कंसाइनमेंट भेजा नहीं गया, स्ट्राइक आ गई और कंसाइनमेंट के लिए जो इनवॉइस बनाया गया वो 22 जुलाई को बनाया गया। मैंने कहा इसमें जाके अब मैं 61st डे निकालूं और अपना दिमाग खराब करूं। क्या मुझे पता है एडवांस पेमेंट पहले ही मिल गई है, यस। क्या एडवांस पेमेंट को इग्नोर कर दो, आंसर इज नो। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका 17 जून। एडवांस पेमेंट मतलब डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, बिल्कुल सिंपल सरल आंसर। आगे चलते हैं। राजू प्राइवेट लिमिटेड ने ऑर्डर दिया है और एडवांस पेमेंट दी है 5 जनवरी को फॉर कैरिंग आउट एन आर्किटेक्चरल डिजाइन जॉब, मतलब सर्विस का केस है। उसने डिलीवर किया है डिजाइन 23 अप्रैल को, ओवरसाइड कोई इनवॉइस इशू नहीं किया। मैंने कहा भाई साहब मैं पढ़ूं ही क्यों जब मुझे सबसे पहले ही सब कुछ पता चल गया है कि पैसे पहले आ गए हैं। और सर्विसेज 13(2) क्या कहता है, इनवॉइस समय से इशू हो या समय से इशू ना हो, या तो कंप्लीशन ऑफ सर्विस लूंगा या इनवॉइस लूंगा या फिर आपकी डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जो कि डेट ऑफ पेमेंट सबसे आसानी से सबसे पहले आ रही है। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन ने शो किया है मुझे कि 150 कार्टन केरेमिक कैपेसिटर मतलब गुड्स डिस्पैच हुए हैं, मतलब निकले हैं मेरे यहां से, रिमूवल इन्वॉल्व है। और अगर रिमूवल इन्वॉल्व है 12(2) के अकॉर्डिंग तो वो लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस होती है। 2 अगस्त को मेरे यहां से गुड्स रिमूव हो गए थे जबकि कोई एंट्री नहीं की, तो मेरे लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस यही है और यही मेरा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ऑर्डर मिला है राम एंड कंपनी से 18 अगस्त को फॉर सप्लाई ऑफ कंसाइनमेंट कस्टमाइज शूज। शूज जो होते हैं वो हमारे गुड्स होते हैं। राम एंड कंपनी ने कस्टमर रेडी कर दिया और इन्फॉर्म कर दिया और इनवॉइस इशू कर दिया 2 दिसंबर को, ठीक है। कस्टमर ने कलेक्ट किया है जो कंसाइनमेंट है प्रेमिसेस से, मतलब ये डिलीवरी की डेट थी, तो क्या पहले ही इनवॉइस इशू कर दिया गया है 2 दिसंबर को, यस। इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट भी ट्रांसफर कर दी है, गुड्स का केस है, मुझे पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है इन्फॉर्म द एंड इशूज इनवॉइस, तो उसने लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस से पहले ही इनवॉइस इशू कर दिया है, तो 2 दिसंबर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। आगे चलते हैं। कूपन वाला क्वेश्चन आ गया। कूपन में परचेज ऑफ फूड आइटम, ये पहले ही बता चुका हूं, फूड कोई सा भी खरीद सकते हो आप, तो जब इशू हुए तब नहीं करना, जब रिडम्पशन होंगे तब। एम्प्लॉय यूज देम इन वेरियस स्टोर्स फॉर परचेज ऑफ एडिबल आइटम्स, आपको कौन सा देखना है, तो आपको देखना है इसके अंदर जो रिडम्पशन की डेट होगी वाउचर की, डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। और क्या आइडेंटिफाइबल नहीं है, क्या आइडेंटिफाइबल नहीं है, आपको लिखना है सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है। अगर मैं क्वेश्चन ना कराता तो 5 से 10 मिनट में बुलेट रिवीजन देख के आप एकदम चकरा जाते कि 5 मिनट चैप्टर कैसे रिवाइज कर, लेकिन क्वेश्चन कराने में समय लगता है और आपके पेपर में ही क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से क्वेश्चन को करिएगा। नेक्स्ट आते हैं एडवोकेट। जिन बच्चों ने चार्ज पढ़ा हुआ पता होगा एडवोकेट की सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज लगता है, ठीक है जी।
तो उन्होंने कहा एडवोकेट की सर्विस पे अगर रिवर्स चार्ज लग जाए तो मैं सेक्शन तुरंत कोट करूंगा, सर्विसेज देते हैं 13 सबसेक्शन 3, कल को कुछ बेचने लगे तब एक अलग बात है, गुड्स वगैरह, अभी तो सर्विसेज ही देते हैं एडवोकेट। 13(3) दो प्यारी प्यारी बातें कहता है, क्या कहता है 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। मैंने कहा अच्छा जरा देख लेते हैं एक बार। उसने कहा इनवॉइस इशू किया है हमने 17 तारीख को, मैंने कहा 61st डे निकालेंगे, 19 अप्रैल आ रही है, मैंने कहा पेमेंट की डेट और बता दो तुम। उन्होंने कहा फाइनल पेमेंट जो हमने दी है, आगे एक झगड़ा वगड़ा हो गया था 3 नवंबर को, क्या अप्रैल और नवंबर पहले आते हैं, आंसर इज यस, तो 19 अप्रैल जो है आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। 11 तारीख को क्या हुआ भाई साहब, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड की गई, सर्विसेज है, जब तक रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा मतलब फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की टेस्टिंग करानी थी हमें, और इसके अंदर हमने टेस्ट बैच कराया है एक 4 तारीख को और एक 5 तारीख को, तो कब खत्म हुई होगी 5 तारीख को, बट इट कुड नॉट रेट एनी इनवॉइस टिल 19 नवंबर। 5 सितंबर 30 दिन के अंदर अंदर तुम्हें इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था और तुमने इनवॉइस इशू नहीं किया, इसका मतलब क्या है, कंप्लीशन जो डेट है वही लूंगा मैं और पेमेंट से कंपेयर करूंगा। उसने कहा पेमेंट दिसंबर में दी गई, मैंने कहा 5 सितंबर मेरा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल रूल से। नेक्स्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इनवॉइस इशू किया है फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड टू मिस्टर ए, कौन सी तारीख को इनवॉइस इशू किया है, 7 सितंबर को। ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बच्चे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। उन्होंने कहा क्या सर्विसेज दी है 7 तारीख को, सर्विसेज रेंडर्ड है, या फिर 7 तारीख को इनवॉइस इशू किया है, तो पढ़िए दोबारा से इंग्लिश। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कॉमा इनवॉइस इशू किया है सर्विसेज रेंडर्ड टू मिस्टर ए ऑन 7 सितंबर, मतलब इनवॉइस पहले ही इशू हो गया है, तो सर्विसेज कब कंप्लीट हुई, उसने कहा सर्विसेज तो 1 अगस्त में कंप्लीट हुई और उसने जो है 7 सितंबर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 30 दिन क्रॉस हो गए, तो अच्छा फिर क्या करेंगे, और पेमेंट कब रिसीव हुई है 28 अक्टूबर को, तो क्या होगा, तो जिस दिन कंप्लीशन ऑफ सर्विस हुई, मतलब यही मेरा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ सर्विस कंप्लीट हुए 14 अगस्त को, मैंने सितंबर में ही इनवॉइस इशू कर दिया है, जरा ध्यान से सुनना। 14 अगस्त को क्या नाम है, इसका सर्विसेज कंप्लीट हुई और पेमेंट सितंबर में जाके मिली, कौन सी तारीख को, 28 को, तो 7 सितंबर को इनवॉइस इशू हुआ, उसके बाद पेमेंट मिली मुझे 28 सितंबर को और सर्विसेज बाद में अगस्त में ही खत्म हो गई, तो कौन सा वाला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं इधर, सर्विसेज कब खत्म हुई मेरे 14 अगस्त को, तो सबसे पहली कौन सी डेट आ रही है, क्या इनने समय से इनवॉइस इशू कर दिया है, तो चेक करते हैं। सर्विसेज खत्म हुई 14 अगस्त को, 7 सितंबर को इन्होंने इनवॉइस इशू कर दिया, तो क्या इनवॉइस काम की डेट है, यस, तो 7 सितंबर और डेट ऑफ पेमेंट 28 सितंबर, कौन सा आंसर होगा, 7 सितंबर जो है आंसर होगा 28 से कंपेयर करके। नेक्स्ट, इनवॉइस इशू हो गया है 7 सितंबर को, पेमेंट मिली है 3 अगस्त को, प्रोविजन ऑफ सर्विस अभी कंप्लीट हुई नहीं है, तो पेमेंट मिली 3 तारीख से, उससे पहले ही इनवॉइस इशू हो गया, अगस्त में पेमेंट मिली, तो आंसर क्या होगा, 7 सितंबर विल बी द आंसर। नेक्स्ट, थोड़ा सा मेरा सर घूम गया, 4th पॉइंट पढ़ो जरा फटाफट से। मिस्टर ए मेड द पेमेंट ऑन 15 सितंबर, हाउएवर प्रोविजन ऑफ सर्विस वाज रिमेनिंग टू बी कंप्लीटेड, इनवॉइस पहले इशू कर दिया है तुमने 7 तारीख को, तो 7 तारीख इसका आंसर हो जाएगा। क्या ऊपर वाले केस में भी ऐसा ही किया है हमने, आंसर इज यस, तो दोनों ही केस में 7 सितंबर जो है अगस्त, सॉरी पेमेंट मिल गई है, हमने ऊपर वाले पॉइंट में पेमेंट पहले मिल गई थी 3 तारीख, पेमेंट पहले मिली है 3rd अगस्त, यही मेरा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। अगला वाला पार्ट है ये जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि 7 सितंबर को पेमेंट तुम्हें मिल रही है 15, मतलब बाद में मिल रही है, तो 7 सितंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। खाली क्लास को पढ़ाने का बहुत ज्यादा मेरा हैबिट नहीं है, तो बस आप क्लिक कर ही रहे हैं, बस पास हो जाना। पढ़िए जरा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, एसोसिएट पार्टनरशिप फॉर्म है, इस पे भी रिवर्स चार्ज लग रहा है, इस केस में रिवर्स चार्ज लग रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म गुड्स तो बेचेगी नहीं, तो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 2 डेट मुझे चाहिए, 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, तो उन्होंने कहा पर्सन लायबल कौन होगा, मैंने कहा भाई साहब रिवर्स चार्ज है। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, चेक कर लेते हैं। इनवॉइस इशू किया गया 7 फरवरी को, 61st डे निकाला तो पता चला 9 अप्रैल आ रहा है, और जो पेमेंट मिल रही है वो 18 अप्रैल को मिल रही है, तो पहले कौन सी डेट आ रही है, 9 अप्रैल, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 14 पे, 14 बढ़िए। गुड सप्लाई किए गए 50,000 के कस्टमर को 1 जनवरी को, कंडीशन डेट पेमेंट फॉर द सेम विल बी मेड विद इन अ वीक, हाउएवर मिस्टर डियाना मेड द सेट पेमेंट 7 गुड एंड पेड इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू रुपीज 2000। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, तुम मेरे से क्या पूछ रहे हो, जो उसने गुड्स बेचे उसके लिए पूछ रहे हो या इंटरेस्ट के लिए पूछ रहे हो। उन्होंने कहा विद रिगार्ड टू एडिशन इन द वैल्यू बाय इंटरेस्ट, आपको बताना है कि इसका टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा। मैंने कहा जब भाई वो इंटरेस्ट दे देगी, पेड इंटरेस्ट, मिस डियाना मेड पेमेंट फॉर द सेड गुड्स ऑन 2 फरवरी एंड दस पेड द इंटरेस्ट 2000, तो जो 2 फरवरी को उन्होंने पेमेंट की है वो गुड्स की भी की है, इंटरेस्ट की भी की है, तो टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 के हिसाब से गुड्स के लिए पेमेंट की है तो 12/6, सर्विसेज के लिए होते तो 13/6, तो जिस दिन मिलेगा उसी दिन हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में कह दे कि हमने 500 रुपए वेव ऑफ कर दिए, 1500 है तो 1500 के लिए निकाला जाएगा। क्वेश्चन अगर कहते हैं कि कंप्लीट वेवर है, बिल्कुल भी पेमेंट नहीं की है, उन्होंने छोड़ दिया, माफ कर दे, कह जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, तो अगर सिमरन ने अपनी जिंदगी जी ली है तो आप भी अपनी जिंदगी जियो, टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा ही नहीं। लास्ट क्वेश्चन
बिल्कुल इस क्वेश्चन का चुन्नू क्वेश्चन बोलता हूं मैं इसको, पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, अब कह रहे हैं चुन्नू क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए। मंच एंड वंश ट्रेडिंग कंपनी है, रजिस्टर्ड है, गुड्स वर सप्लाइड मतलब रिमूवल इन्वॉल्व है, मैंने कहा हाँ। पेमेंट की डेट को इग्नोर करना है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, गुड्स में अगर फॉरवर्ड चार्ज लग रहा है तो पेमेंट की डेट को इग्नोर करना है, जैसे तुमने पेमेंट पेपर आते हुए इग्नोर किए थे। इनवॉइस जो इशू किया गया है वो 5 तारीख को इशू किया गया, मैंने कहा भाई साहब लास्ट डेट तो 3 अक्टूबर की, तो आंसर क्या होगा 3 अक्टूबर। अगर यहां तक तुमने वीडियो देखी है और अभी तक लाइक नहीं किया, भगवान भी माफ नहीं करेगा, सर चकरा गया है मेरा, आपको इतनी जल्दी जल्दी कराते कराते। सोच रहा हूं कि आपको स्पीड में ना देखनी पड़े, उसके बाद भी मुझे बताना कि क्या तुमने नालायक को स्पीड में करके देखा था, और अगर स्पीड में करके देखा था तो कौन से नंबर की स्पीड में करके देखा था, क्योंकि मुझे लगता नहीं है आपको स्पीड में करके देखने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही 1.25 या शायद 1.5 की स्पीड में बोल रहा हूं। तो यहाँ पे आके खत्म होता है हमारा एक प्यारा प्यारा सा चैप्टर। चैप्टर का नाम है कौन सा? चैप्टर का नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। इस वीडियो पे आपके जैसे रिएक्शन रहेंगे उस वीडियो के बाद मैं डिसाइड करूंगा तो मैं आगे ऐसे बुलेट रिवीजन और एक ही वीडियो के अंदर आपको सभी प्रोविजन को रिवाइज करके स्टडी मैट के एटलीस्ट में सारे क्वेश्चन कराऊं। और इसमें मैंने बस क्यों मैंने ऐसा किया है, एडवांस अकाउंट्स पहली बार था, बहुत ज्यादा बच्चे श्योर नहीं होंगे इस बार की वो 60+ ले ही आएंगे। लॉ में बहुत कम चांसेस होते हैं 60+ आने के, आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है जितना मैं जानता हूं। और लास्ट टैक्स ही बचा है, अगर आपको एग्रीगेट में ग्रुप निकालना है तो इसमें आपको एग्जामिशन लानी ही पड़ेगी, इसके लिए मैंने आपके लिए ब्लड रिवीजन रिकॉर्ड किया है। इससे पहले मैं एक और वीडियो डाल चुका हूं जिसके अंदर आपके जितने भी अमेंडेड चैप्टर्स थे, चाहे वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो, चाहे वो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला कोर्स हो, टीडीएस टीसीएस हो, वो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं, लिंक उसके चैनल पे है, चैनल भी सर्च कर लीजिएगा, वहां मिल जाएंगे। या जो इससे पहले वीडियो डाली है उसका लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको वाली वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये जो एफर्ट है ये कैसी लगी। धन्यवाद। लाइक नहीं किया तो ध्यान रखना, पिटोगे बहुत।